affordable or luxury. I think I have chosen the luxury projects. Commercial skip करके you thought of having a parking space for that. वेरी हैप्पी जो बायर्स है ना, यानी कि खुश, यानी फ्लैट ही नहीं बचे थे. रीडेवलपमेंट मुंबई का बैकबोन बन गया. बाकी सबसे लॉन्ग वे है. फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट किया है मेरे लाइफ का, वो भी रीडेवलपमेंट से स्टार्ट है. तो गवर्नमेंट ने इसमें किस तरीके का सपोर्ट किया? गवर्नमेंट का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है. आई थिंक बायर्स के लिए भी राइट अपॉर्चुनिटी है मुंबई में घर लेने की. 100%. हमने को कंसीडर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स गेटिंग मोर डेवलप्ड. बट वो क्या मुंबई को टक्कर दे सकते हैं? नहीं दे सकता. बहुत से एरियाज हैं जो आपको लगता है कि आपकी कस्टमर को घर खरीदनी है, राइट फिट फॉर देम. इस रीडेवलपमेंट में देखते हैं तो क्या टाइप्स की कैटेगरीज यूज होती हैं इसमें? रीडेवलपमेंट में बहुत सारी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम. एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन का जो कंसर्न आया है, फैसिलिटीज क्या है अभी इस हिसाब से इस माहौल में घर लेने के लिए? फैसिलिटी पूल का कंसेप्ट आप लिखिए. उसकी क्या स्टोरी? वो भी एक अलग स्टोरी है. बिहाइंड द ब्रिक्स के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी डेवलपर फैमिली के साथ बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मुंबई और थाने के रियल एस्टेट को अपनी इनोवेशन, ट्रस्ट और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ एक नई शेप दी है. फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स टू डिलीवरिंग ट्रस्ट बैक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इनकी जर्नी स्ट्रगल से शुरू हुई बट अब इंडस्ट्री के एक बेंचमार्क बन गई है. प्लीज वेलकम अनिल सर एंड यस सर फ्रॉम नंदीवर्धन ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अनिल सर एंड यस सर to Behind the Bricks podcast. Hello Raj. I'm very glad, after a long conversation, we are here today. Yes. So I believe, today's episode will be more special for the buyers and for the viewers also, because हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक खजाना है चीज़ों का, स्पेशली रियल एस्टेट, जहाँ हम लोग मुंबई मार्केट से लेके और स्पेशली थाने मार्केट जो आई थिंक आपका हब रहा है, उस पर हम आज काफ़ी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे. रीडेवलपमेंट्स हो गए, लग्जरी सेगमेंट्स, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी शुरू की, ये सारी चीज़ों को आज हम एक कोलैब करके व्यूअर्स तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे. एंड स्पेशल जो एक यूएसपी है इस चैनल की, इट्स नो फिल्टर. तो हम जो बात करते हैं विदाउट फिल्टर, ताकि बाहर तक राइट कन्वर्सेशन जाए. राइट. तो उसी थॉट से ये एपिसोड हम शुरू करते हैं. एंड उसी का मजा है. उसी का मजा है. वही चीज अपन कन्वे करते, क्योंकि इवन पीपल आर बोर्ड विद दिस पॉडकास्ट. लोगों को चाहिए कि एकदम टू द पॉइंट जो है रियल फैक्ट कैसे रियल फैक्ट आता है. सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट. और ज्यादा अच्छा है. Yes, 100%. I would love to share the real life scenes. So real estate becomes more real now. Yeah. ठीक है. So with this thought, before we start, Anil sir, I would like you share your journey. आप थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताइए, हमारे व्यूअर्स को, how you started. और started से भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप रियल एस्टेट में कैसे आए, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट. सो आप वहाँ से थोड़ा हमें बताइए कि आप कैसे रियल एस्टेट में आए और कैसे आप आज स्टेज तक नंदीवर्धन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. श्योर. जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट काफ़ी टफ इंडस्ट्री है. सो पहले से शौक तो टफ का ही था. तो वही ज़्यादा अट्रैक्ट किया. ट्रेडिशनली जो हमारा एंसेस्ट्रल बिजनेस वाज ज्वेलरी शॉप था. ओके. फादर का. एंड आई यूज्ड टू सिट दैट शॉप फॉर 2-4 साल बैठा पर. एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि कस्टमर आ रहा है, बैठ रहे. आई डन माय ग्रेजुएशन एंड देन शॉप पे बैठना अचानक वो एक ट्रेडिशनल वाला थोड़ा सा नहीं डाइजेस्ट हो रहा था. सो आई वाज नॉट हैप्पी कि भाई आए कस्टमर, बैठा 3-4 साल टाइम पास हो गया, पर देन स्टिल अंदर से कुछ इनर सेटिस्फेक्शन वाज नॉट देयर. तो बाहर सोच में ये था. और उसी बीच एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि भाई चलो अभी हमारा अपना घर बहुत छोटा था, तो डैड देख रहे थे घर लेना है. और उसी बीच में घर लेना है तो घर कैसा लेना है, वो माइंड में बहुत सारे थॉट्स है कि कैसे लेना चाहिए. अच्छा, ऑलवेज डिफरेंट चाहिए दिमाग में. ऑलवेज ये बुक थी वो, वैसे कि ऑलवेज कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं वैसे. तो घर भी लेना है तो देखिए वो घर पसंद नहीं आ रहा अभी, पता नहीं, जबकि डैड पूछ नहीं रहे मुझे कि तुझे नहीं, मैं पसंद करूँगा. और वो माइंड में था कि मैं पीछे से जाके देख रहा हूँ, यार नहीं घर तो ये नहीं हो सकता, घर लेना तो वैसे. सो मैं सोचा कि यार वैसे बिजनेस पसंद नहीं है, घर नहीं, क्यों ना रियल एस्टेट अपने लिए घर बनाने से ही हम स्टार्ट करें. तो वैसे बिजनेस के हिसाब से कोई नेवर थॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. पर घर सोचते एक ऐसे ही एक पेपर ऐड देखी मैंने. और पेपर में एक जहाँ मैं रहता था क्लोज बाय विसिनिटी में ही एक ऑक्शन हो रही थी प्लॉट की. सो मैं बोला चलो प्लॉट ऑक्शन हो रहा है तो इसी में लोकेशन बहुत अच्छा है,
तो अच्छे प्राइस में मिले तो यही घर भी बना लेंगे और बाकी के पैसे में थोड़ा बेच भी देंगे और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, हो गया तो कुछ आगे इसमें चल। तो वहाँ से वैसे जस्ट थॉट किस आया। साल की बात है ये 2003 में, 2003 हाँ 2003 जून। हम्म सो तो वो ऑक्शन में भी गया मैं। हाँ अब सोचो आपकी वो ऑक्शन में, अच्छा ऑक्शन में जितने पैसा का द वैल्यू ऑफ द प्लॉट हाँ और मेरी बजट में 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा। लेना मुझे फ्लैट है और मैं 25 फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, वैसी बात ही। आई मीन प्लॉट की वैल्यू और फ्लैट की वैल्यू में बहुत फर्क है। सो ऑक्शन में गया, बट द बेस्ट पार्ट वाज, यू नो, व्हेन यू गो फॉर ऑक्शन यू जस्ट हैव टू पे 10% अमाउंट एंड यू कैन पार्टिसिपेट। सो मतलब 10% तो है अपने पास 90 क्या करना है, वो तो आगे 6 मंथ का टाइम है। तब तक तो कुछ देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, कोई पार्टनर मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, और भी कोई मेरे जैसा घर ढूंढता होगा तो साथ में मिला लेंगे। तो वो वैसे करके ऑक्शन में गया। देन बिडिंग प्राइस भी बहुत जो थी उससे बहुत, आई मीन उसमें गुड रिनोन बिल्डर्स आए उसमें, बिकॉज प्लॉट बहुत अच्छा था। तो उसमें काफ़ी थाने के जूनियर बिल्डर्स सब बैठे थे और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, उनके साथ में बैठ के ऑक्शन में बोल रहा हूँ। पर लोकेशन मुझे इतनी पसंद थी, तो यू वॉन्ट बिलीव ऑक्शन की जो अमाउंट थी ना, जहाँ ये वो जो इनकी रिजर्व प्राइस से 3 टाइम्स जाके मैंने प्लॉट की बिडिंग कर दी, 3 टाइम्स। ओके हाँ, और सब रुक गए, वो सब बोल रहे हैं और सब मेरे सामने देख रहे हैं। इसका तो कभी नाम सुना नहीं, कोई नहीं, बिल्डर है नहीं है, कहाँ से 3 टाइम ये भरेगा नहीं। मुझे बाहर आके बोला तू लूट गया। मैं बोला क्या हो गया भाई? मतलब मुझे पसंद आ गया तो इतना वैल्यू है, तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हो, मुझे बिना प्रॉफिट के फ्लैट मिले बाकी के बेच दूंगा। नहीं, बोला तू तो लूट गया, अब ये खत्म है तेरी स्टोरी। बोला तू तो, हम लोग 20-25 साल से धंधा कर रहे हो और तू इसमें ये 3 टाइम्स दे रहा है, तो क्या कैलकुलेशन? बोला कैलकुलेशन कुछ नहीं, कैलकुलेशन अच्छा बनाओ तो लेगा ना, लोकेशन अच्छा है। सो बस उस थॉट से स्टार्ट हुआ, 3 टाइम्स वेट की, और उसके बाद से वो जर्नी वैसे स्टार्ट हुई, अपना घर बनाते बनाते, बिल्डिंग में, डिज़ाइन में, कॉन्ट्रैक्टर। बट देन द बेस्ट थिंग कि अपना घर बनाना है, और मेरे ही जैसे घर, जितने डीप मेरी स्टडी होगी वैसे ही घर में डिलीवर करो। सो उस थॉट प्रोसेस से वो बिल्डिंग भी बनी। आपने एक बायर के पर्सपेक्टिव से घर लिया 100%। मैंने उसी थॉट से आपने उसकी नीड्स भी फुलफिल की जब आपने उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट ईच एंड एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल। एक इंसिडेंस उसमें कहूँगा कि मैंने कमर्शियल पे ज़्यादा ध्यान उस टाइम पे नहीं दिया, इवन दो दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके उसमें कमर्शियल वैल्यू ग्राउंड में शॉप में होती है ऑलवेज। वो शॉप में मैंने बना दी पार्किंग। मतलब मैं पार्किंग कहाँ करूँगा, कार पार्क तो चाहिए नीचे, तो छोटा प्लॉट था, पर मतलब पार्किंग तो चाहिए। कमर्शियल की वैल्यू शॉप्स वगैरह नहीं बना के मैंने द फर्स्ट प्रोजेक्ट वो जो था पार्किंग को कंसीडर करके स्टिल्ड पार्किंग मैंने उसमें बनाई। लोग बोलते यार ये कैसे, इसमें भी क्या? बोला यार पार्किंग होगी तो फ्लैट बिकेगा। और उस दिन से मैं ज़्यादा फर्म इसलिए हो गया कि जो मैंने सोचा जिस हिसाब से, उस हिसाब से बिल्डिंग बनी, पार्किंग बनाई, और वो पार्किंग बनाने की वजह से उसका प्रीमियम मुझे मिला बिल्डिंग का। सो दैट कॉस्ट आई रिकवर्ड इन दैट। उससे ज़्यादा ही बेटर प्रॉफिट किया। पर आई मीन और वह अप्रिशिएट भी हुई बिल्डिंग, कुछ अलग तरीके से अप्रिशिएट हो गया। बिल्डिंग में जनरल बिल्डिंग नहीं थी कि लोग बना रहे, वैसे बिल्डिंग भी टाइम पे कंप्लीट हुई, लोग भी खुश हुए, अच्छी चीज़ भी डिलीवर हुई, और मुझे भी रहने को अच्छा घर मिला। आई थिंक आपने जो बायर नीड जो पकड़ी आपने, हाँ, रियली लाइक द कांसेप्ट कि आपने कमर्शियल स्किप करके थॉट ऑफ हैविंग अ यू नो पार्किंग स्पेस फॉर देम, ताकि वो अपने घर के साथ एक पार्किंग की सिक्योरिटी भी मिल जाए। या राइट, बैंक एकदम मेन रोड पे थी, और वो तो पीपल वेरी हैप्पी। जो बायर्स है ना, हाँ यानी कि खुश, यानी फ्लैट ही नहीं बचे थे। कुछ ऐसी डिमांड थी, लोगों को चाहिए थे, पर बाद में फ्लैट ही नहीं थे। और इवन टुडे आई एम टेलिंग यू, वो बिल्डिंग में रहने वाले छोड़ के हार्डली आउट ऑफ 25 2 फ्लैट ही चेंज हुए। सब पीपल आर सो हैप्पी। ये बेस्ट थिंग इज दैट कि भाई लोग बदलते नहीं है ना जितना जल्दी, यानी उनको उस प्रॉपर्टी से प्यार है, लगाव है, अच्छी लग रही है। सो दैट वो चीज़ मेरे दिमाग में उस दिन से बैठ गई कि फर्स्ट बिल्डिंग भी थी, पर ये इफ़ यू कंसिडर 100% आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सक्सेस देती। करेक्ट। एंड आई बिलीव आपके इसी थॉट से हैव वन क्वेश्चन कि जैसे आपने मार्केट नीड समझी, यू थॉट ऑफ बीइंग अ बायर आल्सो, यू अंडरस्टूड ना कि क्या नीड होती है। इसी तरीके से आपके और प्रोजेक्ट्स में भी क्या इसी तरीके से आप देख रहे हैं जो बायर की नीड्स है उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं? क्या क्या आपके एग्जांपल बता पाएंगे तो उसके? आई मीन दिस इज अ हैबिट, यू नो, एक आदत हो जाती है ये। एक प्रोजेक्ट में आपने जब कुछ नहीं था तो भी ये आपकी आदत थी, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। सो वो जो चीज़ है ना हमेशा अंदर से रहती है आपको, यानी कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचो वो उसमें, फिर इट्स नॉट अबाउट द ओनली बिल्डिंग कि आप कैसी बना रहे हो। वो बनाने के पहले उसका बहुत प्रोसेस है, यू नो, डिज़ाइन से स्टार्ट होता है। सो डिज़ाइन में बेडरूम की साइज़ क्या होगी, बाथरूम क्या होगा, एंट्री कैसे होगी, उसकी
यूजेबल एरिया कितना आप मैक्सिमम दे पाओगे, बेस्ट Zero wastage basically. जीरो वेस्टेज में आप दे पाओ, तो वो सब पॉइंट इतने माइन्यूटली हर मेरी एक ही आज तक के जितने भी नेशन मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। मे भी उस वजह से डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में इनिशियली बहुत टाइम में ले लेता हूँ, पर उसमें मेरा पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर है। बेसिकली यू थिंक की फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है, फाउंडेशन इज स्ट्रांग, डेफिनेटली आपकी जो आगे बिल्डिंग बनेगी Yeah. बहुत स्ट्रांगली बाहर आएगी। यस, मैं इतना जानता हूँ कि एक चीज़ मैंने सीखी है कि जो प्रोडक्ट आप बनाओ वो कस्टमर को यानी खरीदने के बाद ऐसा है कि उसके पीछे 4 जन खड़े हो कि यार तुझे बेचनी है तो मैं खरीदता हूँ, तो वो उसके लिए एसेट है, लायबिलिटी है। आई मीन तुम खरीद लो और कल तुम्हें बेचने के लिए रुकना पड़े और यार बायर नहीं है, क्योंकि असेट एक्चुअल असेट होना चाहिए इन रियल टर्म्स। तो वैसी बिल्डिंग या वैसा अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है ना, तो वो चीज़ वैसी ही बनती है। और प्राउडली आई से कि जितनी भी बिल्डिंग है वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई आई वांट, यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ है, फ्लैट बचे है क्या तो मुझे लेना है। सो दैट इज माय रिवॉर्ड। तो आपने बिल्ड किया, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम ज्वेलरी टिल दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और जो बायर आप समझ के कर रहे हैं, वेरी कमेंडेबल। पैशन था, सो अकॉर्डिंगली सब वो करते गए चीज़ें होती। इसमें क्या रीजन है अफोर्डेबल और लग्जरी में? थिंक आई हैव चूजन द लग्जरी प्रोजेक्ट्स, व्हाट यू डू इज ऑल लग्जरी प्रोजेक्ट्स। इसमें कोई रीजन है स्पेसिफिक व्हाई यू डोंट एंटर दोस डिफरेंट मार्केट एंड यू आर चूजिंग द हाई एंड मार्केट व्हिच इज लग्जरी मार्केट? नॉट एग्जैक्टली लग्जरी भी नहीं है, आई मीन साइज वाइज इट इज़ लग्जरी। मैं वो देखता हूँ कि अगर रूम बनानी है तो प्रॉपर रूम साइज बेडरूम है तो वही रूम है। मेरे से छोटे साइज की यानी बल्क मास बिजनेस मेरे से नहीं होता है। कोई मुझे कहे लाखों स्क्वायर फीट करना है, यार मेरे को कोई कंपटीशन नहीं करनी है। प्रोडक्ट मुझे बनाना है तो वो उसकी यूजेबिलिटी प्रॉपर चाहिए। सो जब मैं रूम साइज वगैरह देखता हूँ, लिविंग की क्रॉस वेंटिलेशन देखता हूँ, बाकी चीज़ें देखता हूँ, तो जब तक मुझे ये दिमाग में, और वो बनाते ये थोड़ा प्रोसेस वो चीज़ बड़ी बन जाती है, क्योंकि जब आप स्क्वायर फीट पे उसको रेस्ट्रिक्ट करते हो तो फिर कहीं ना कहीं समवेयर इट विल बी कॉम्प्रोमाइज। बेडरूम की साइज में कहीं होगा, किचन में आपको कहीं ये होगा, तो वो साइज प्रॉपर दिए बिना मेरे दिमाग से आगे जाता नहीं है। अब जहाँ स्क्वायर फीट वाइज बढ़ा तो कोई इंडिविजुअल बिल्डिंग्स भी मेरी वैसी है जहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ वगैरह पॉसिबल नहीं भी रही है, बट देन इटसेल्फ बिल्डिंग में हमने ट्राई किया कि उसको वो एमिनिटीज़ हम लोग जो मिनिमम जो है कुछ वैसा हम बिल्डिंग में एकोमोडेट कर सके। सो वैसे हुआ है। और दूसरी बात है कि उस टाइम में मुझे कि घूमने का ऐसा, मैं वेस्टर्न सबअब्स वगैरह बहुत घूमता था, वहाँ पे जाता, शॉपिंग वॉपिंग उस तरह भी जाता था। तो वहाँ पे इट वाज जस्ट स्टार्ट 2002 में थोड़ी सी ये रियल एस्टेट जस्ट स्टार्ट हुआ था। आई मीन थोड़ा सा पीक पे आ रहा था। सो दैट टाइम आई सॉ ऑन लिंकिंग रोड्स और खार में जो बिल्डिंग्स बन रही थी, इंडिविजुअल एक फ्लोर पे एक फ्लैट बनाते थे, काफ़ी एलिवेशन पे ध्यान देते थे। सो 2,000 3,000 फुट के इंडिपेंडेंट यानी कि विला बंगलोज जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे सिंगल फ्लोर पे 2,000 3,000 फुट के फ्लैट बना रहे थे। सो भी दिमाग में बैठ गया। तो एक बिल्डिंग ये बने, एक मैंने 2,500 फुट की 2003 में बनाई, ईच फ्लोर एक फ्लैट 2,500 फुट का। ये किस लोकेशन में? सेम वही चली लोकेशन है जो 2 प्लॉट साथ में थे। ये प्लॉट एक ये बनाई मैंने जहाँ पार्किंग वाली बात करी, और सेकंड थी कि हमने एक 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई जिसमें ये 2,500 फुट के फ्लैट। तो वहाँ भी लोग अलग ही लेवल पे क्रिटिसाइज कोई करे, कोई तारीफ करे, कोई अपनी अपनी व्यूज़ बताए कि यार ये क्या है, ये 2,500 फुट का कोई होता है क्या, कोई देखते हैं। पर बिलीव करना, उसने एक अलग आइडेंटिटी दी मुझे। आई मीन जब आप अलग सोचते हो तो ही आप रिकग्नाइज होते हो। आई मीन नहीं तो बना रहे और सब कर रहे तो उसमें ये आइडेंटिटी मुझे नहीं मिलती। तो स्टार्ट से ही वो वैसे ही स्टार्ट ही हुई लग्जरी में। कहो तो लोग यही कहते हैं कि इसकी बिल्डिंग यार लग्जरी होती है, ये बहुत इसमें अपने हिसाब से चल रहा है। लग्जरी फॉर यू इज स्पेशियस होम। मैंने इसको बिल्ड किया है 2,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से पर फ्लोर पे पर फ्लैट, जैसे आप बता रहे हैं। वो लोगों की लग्जरी बन गई। इतना बड़ा स्पेस तो यहाँ था ही नहीं जो आपने इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। यस ग्रेजुअली चेंज होते गया। फिर जैसे प्लॉट साइज बड़ी मिलती गई तो वहाँ एमिनिटीज ऐड करते गए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें लग्जरी वाइज जो चाहिए होती है प्लॉट में जहाँ पॉसिबल होता है, सो वो चीज़ें हम वहाँ ऐड करते गए। यस जी, आपसे बात करते हैं। यस राज। जैसे अनिल जी ने हमें बताई अपनी जर्नी, हम भी चाहते हैं कि आप भी अपनी जर्नी बताइए। एज बीइंग सेकंड जनरेशन, आपने कैसे इस बिजनेस में एंटर किया और क्या आपके स्ट्रगल्स रहे? हाउ डिड यू एंटर इन हिंदी वर्जन में? Okay, so Raj, basically my journey was same like as the other Nepo kids. Nepo kids आप जानते होंगे उनकी जैसी जर्नी होती है कि फैमिली ड्रिवन बिजनेस है, उसमें ही जुड़ना है, आगे बढ़ाना है। बट ये इतना इजी नहीं था
बिकॉज मेरा गोल हमेशा से क्लियर था कि भले ही मैं फैमिली ड्रिवन बिजनेस हूँ, बट आई हैव टू मेक माई ओन पर्सनल आइडेंटिटी। करेक्ट। उस हिसाब से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। सो बेसिकली कॉलेज टाइम से ही मैं ना ऑफिस में इन्वॉल्व होता था। ऑफिस ऑपरेशंस में आना, पार्ट टाइम में मेरा पार्ट टाइम इन्वेस्ट करता था ऑफिस ऑपरेशंस में वगैरह देखने में। फिर और मैं बैकग्राउंड स्टडीज बैकग्राउंड में बताऊँ तो मैं बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। ओके। ठीक है। सो प्लान्स आर क्लियर, आगे जाके मुझे मास्टर्स करना है। सो जीमेट क्लियर करके प्लान्स क्लियर थे कि आगे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। बट जैसे जैसे मैं अपना टाइम ऑफिस आवर्स अपना देने लगा इसमें बिजनेस में, तो मुझे समझ में आया कि इससे बड़ा इंस्टीट्यूट और इससे बड़ा प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट कोई नहीं हो नेचुरल एक्सपीरियंस बेसिकली। हाँ, नेचुरल एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता। जो बाहर में पढ़ के आऊंगा उससे ज्यादा नेचुरल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिलेगा सीखने का। तो मैंने अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चालू किया उसमें। मैं ऑफिस ऑपरेशंस को और फंक्शनिंग्स को बहुत माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करता था। तब स्लो एंड स्टडी मुझे ना सेल्स थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। अच्छा। क्योंकि सेल्स इज द बैकग्राउंड ऑफ एवरी कंपनी। हर डिपार्टमेंट एक सोर्स होता है पैसा जाने का, और सेल्स ही एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ से ना कंपनी इनकम जनरेट कर सकती है। तो ठीक है, मुझे थोड़ा एक इंटरेस्ट आने लगा लोगों को मिलने से, बात करने से। और मुझे अभी भी याद है वो टाइम पे इन 2015 तो वो टाइम पे एक सेल्स वाला बंदा था। वो एकदम डैशिंग पर्सनैलिटी और एकदम चार्मिंग और एकदम बोल बच्चन आदमी था। तो उसके साथ धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझा, सीखा कैसे लोगों को लाइक प्रोडक्ट पिच करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों की ज़रूरतें समझो, जरूर समझ कि वो उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सीखा मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, ब्रोकरों से कैसे दोस्ती करते हैं, उनको कैसे अपने तरफ टर्न आउट करते हैं काम करने के लिए। फिर इन 2017 मैंने मेरा फर्स्ट सेल किया। 2017 वाज द डे आई स्टिल रिमेंबर। मुझे लोगों ने काफी कुछ इसमें मेरी जर्नी में है ना, हर कोई मतलब बहुत सारे लोग आके चेंज हुए, पर हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया। ठीक। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सिखाई वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करता है। कि तुम्हारा प्रोडक्ट कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने प्लेस करते हो ना, तो फिर बाकी सब चीजें प्राइस वगैरह मैटर नहीं करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है। और ये चीज मेरे फर्स्ट बायर ने मुझे कही हुई है कि प्रॉपर्टी प्राइस तो सेकेंडरी था, तूने जिस हिसाब से हमें पिच किया और जो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, तो दैट वाज सुपर। तो वहां से एक मोरल बूस्ट हुआ मुझे और ज्यादा कि चलो मैं भी कर सकता हूँ। और वहां से, और ऐसा नहीं कि ना फैमिली ड्रिवन बिजनेस है, घर का बिजनेस है तो चलो बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। मैंने भी मेरी जर्नी बाकी सेल्स वालों की तरह बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट की। कोल्ड कॉलिंग करना, साइट विजिट्स कराना। यही रियलिटी है। हाँ, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो आपको समझ आता है, ये समझ आता चाहे है। वो सिंगल एक कस्टमर का कॉल से बात अगर आप करने उसके से इन आउट्स पता नहीं है और सीधे बैठ जाओगे सीट पे तो आप नहीं कर सकते। डिफिकल्ट है, आप समझ नहीं पाओगे। सही बात है। तो ये ग्राउंड लेवल से हर चीज उसने सीखी। वो आज उसको कहीं भी है तो एक कस्टमर का एक क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है तो यू कैन आंसर इट प्रॉपरली। क्योंकि झूठ आप एक फेक आंसर देते हो तो सामने वाले को पता चलता है ये तो बना बनाया है इसमें। पर जब एक्चुअल उसको पूरा समझा के चीजें समझाते हो ना तो फिर वहाँ कंप्लीट होता है एक्चुअली। तो यहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। आपका भी और वो जो फर्स्ट चेक मैंने उठाया, वो जो फीलिंग देता है, एक अमेजिंग फीलिंग। किक दिया। हाँ, वहाँ से किक स्टार्ट मिला मुझे कि चलो मैं मेरा कोर डिपार्टमेंट इसको बना सकता हूँ ओवरऑल। तो आप समझ सकते हो फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंप्लीटली डाइवर्ट होके मैं सेल्स में इस तरीके से चला गया। अनिल सर, नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करते हैं जिस रीडेवलपमेंट। तो जैसे हम सब जानते हैं रीडेवलपमेंट मुंबई का बैकबोन बन गया है। आपके हिसाब से ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑब्वियसली अभी जो स्कोप है यानी ग्रीनफील्ड लैंड तो वैसे बची नहीं हुई है। सो अगर आगे जाना है तो आपको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ही स्कोप है। और वैसे मेरी स्टार्ट भी वहीं से हुई है। सो मैं ये सोचता हूँ कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट किया है मेरे लाइफ का वो भी रीडेवलपमेंट से स्टार्ट है। So, जो ऑप्शन में ली थी बात करी। सो मुझे ये लगता है कि आई एम वेरी गुड एट कन्विंसिंग, समझना
टेनेंट से बात करना, 1-to-1 उनसे चीज़ें समझना, कन्विंसिंग और चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रीडेवलपमेंट में मुझे अच्छी ग्रिप है और मुझे उसमें एक इंटरेस्ट भी है ऐसे लोगों से मिलना उसमें। सो अकॉर्डिंगली मैंने कंटिन्यू करते करते थाना से, जब बॉम्बे में 2010 के बाद मैंने बॉम्बे में कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर करी। सो रीडेवलपमेंट वहाँ पे मैंने उसी पर्सपेक्टिव से कि रीडेवलपमेंट फ्रेंकली, और एक चीज़ बता देता हूँ कि रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी में थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज वो एंकमर्ड लैंड होती है, तो आपको लैंड में उतने पैसे नहीं डालने पड़ते इनिशियली। तब की बात है, आज तो अलग लेवल पे पैसा लगता है, बट देन उस टाइम पे ये था कि पैसे ही लिमिटेड होते थे, तो हम लोग कोई एकड़ों जमीन बॉम्बे में लेनी नॉट पॉसिबल, इतना पैसा डालना। सो रीडेवलपमेंट भी फोकस है कि अपने चलो तो स्लोली अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। सो बॉम्बे में भी स्टार्टेड, एंड अलग अलग तरीके से आज जो चल रहा है रीडेवलपमेंट, सो वी स्टार्टेड इन 2010 बॉम्बे में। और टाइमली जैसे जैसे उस टाइम पे बहुत लिमिटेड स्कोप वैसे था कि इट वाज जस्ट स्टार्टेड, डीसी रूल्स वगैरह सब ये थे, एफएसआई वगैरह कैलकुलेशन, सेस प्रॉपर्टीज, बॉम्बे में मोस्टली प्रॉपर्टीज है सेस प्रॉपर्टीज होती है, जो बिफोर 1940 की प्रायर सब कंस्ट्रक्शन की हुई है। काफ़ी सारी चॉल्स है, जूनी बिल्डिंग्स है, डिलेपिडेटेड कंस्ट्रक्शंस होता है, तो ऐसी बहुत सारी बॉम्बे में ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 19,000 बिल्डिंग है या उस टाइम पे थी, जो 19,000 बिल्डिंग है, जूने स्ट्रक्चर्स है। सो बहुत पोटेंशियल उसमें था कि ये कभी ये करते करते कई सालों चले जाए, तो क्यों ना हम वहाँ स्टार्ट करें वो। तो वो थॉट से मैंने ये स्टार्ट किया, और आज के हिसाब से जो भी चल रहा है, तो काफ़ी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सपोर्टिव रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सबके घर बने, अपने पीएम साहब के, यानी कि सबका घर हो, उस हिसाब से वो जो सेंट्रल टू यहाँ तक पूरा है, तो पूरी पॉलिसीज वगैरह काफ़ी चेंजेस हो गए। 2010 के बाद बहुत सारी पॉलिसीज रिवाइज हो गई, डीसी रूल्स बदल गए, डीसी रूल्स 2034 आ गए, बहुत सारी अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से नई नई स्कीम्स आ गई। सो मेरा इंटरेस्ट भी वैसे उसमें काफ़ी रहा था, तो हमने बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग टाइप की करते गए, जैसे प्लॉट मिलते गए वैसे आज मैंने मेजर बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग डिफरेंट प्लॉट की पोटेंशियल के हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स की है। तो गवर्नमेंट में इसमें किस तरीके का सपोर्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज फॉर डेवलपर्स पर्सपेक्टिव आल्सो, और बायर के हिसाब से भी आप कुछ बता सकें? आई टेल यू, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है कि गवर्नमेंट ने ये फैक्ट के ऊपर सोच के रिसर्च करके जो पॉलिसीज लाई हुई है, विच इज़ विन विन फॉर बोथ। अभी जैसा है कि डेवलपर भी उसमें उसको फिजिबल हो जाता है प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली, और टेनेंट्स के लिए भी एरियाज बढ़ाकर पॉलिसीज लाई हुई है, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वैसे जहाँ 100 फुट की रूम में लोग रहते हैं, 50, 80, 100 फुट का टोटल घर, उसमें जॉइंट फैमिलीज रहती है। सो उस हिसाब से अगर वो जो प्लॉट एरिया हिसाब से जब पहले पॉलिसीज चल रही थी, तो 2.5 एफएसआई, 3 एफएसआई अलग अलग थी। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस की कि इंसेंटिव्स के, सो जितना आप फ्लैट बना रहे हो या उनको मिनिमम एरिया कमिट करते हो, सो अराउंड उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। सो जैसे 33/7 हो गया, ये रीडेवलपमेंट की अलग अलग स्कीम, 33/7 है, 33/9 है, क्लस्टर स्कीम अभी ले आया है। सो क्लस्टर में काफ़ी अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम है क्लस्टर। अगर जब आप बॉम्बे में प्लॉट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, 100, 200, 250 मीटर के, जिसमें आप कोई एमिनिटीज दे नहीं पाते हो, प्रॉपर लेआउट नहीं बनता है, नीचे पार्किंग नहीं बनती है। सो ये 33/9 क्लस्टर स्कीम जो इन्होंने लाई, इस हिसाब से छोटे छोटे प्लॉट अमलगमेंट करके अच्छे इंसेंटिव भी मिलते हैं, अच्छी प्लानिंग भी हो जाती है, और एमिनिटीज वाइज भी आप बहुत कुछ अच्छा दे सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो इनफैक्ट। सो वो हिसाब से अभी गवर्नमेंट एट पार्च बहुत अच्छा सा स्कीम में है और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बस आई थिंक बायर्स के लिए भी राइट अपॉर्चुनिटी है मुंबई में घर लेने के लिए, बिकॉज रीडेवलपमेंट में वेरी गुड स्कोप। 100%। आज जो चल रहा है, जिस हिसाब से बॉम्बे का जो नक्शा बदल रहा है पूरा, और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं थाना और बॉम्बे के लिए, गवर्नमेंट ऑन टोज जिस हिसाब से काम कर रही है, बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदल चुका है। जिस हिसाब से देख रहे हैं थाना के लिए, बॉम्बे के लिए, जैसे भी टनल्स हम देख रहे हैं कि सबब को कनेक्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न सेंट्रल को वेस्टर्न सबब कनेक्ट करेगा, जो हमें 1.5 घंटा ट्रैवलिंग, 1.5 से 2 घंटे लगता है, 15 मिनट से कनेक्ट हो जाएगा। सो वैसे ही बहुत सारी फ्रीवे एक्सटेंड हो रहा है, ऐरोली से, यहाँ से थाने से ईस्ट से ऐरोली को कनेक्ट हो रहा है। सो ओवरऑल 360 डिग्री सोच रहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। सो ये काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और पूरा एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो रहा है। सो बॉम्बे ऑलवेज बेटर ही रहेगा, थाना और बॉम्बे दोनों के लिए। थाना की अपनी एक ब्यूटी है, और बॉम्बे एक
अलग लेवल पे मैं है। इसी पे आपके पास आ रहा था क्योंकि जब हम थाने को कंसीडर करते हैं आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स गेटिंग मोर डेवलप्ड राइट Yes. बट वो क्या मुंबई को टक्कर दे सकता है कि नहीं दे सकता आई थिंक तो दे रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग I mean, I'll tell you, बॉम्बे अपनी जगह पे उसने एक जगह बना ली है। सो और पर थाना है ऐसा कि थाना इज नेवरदलेस इन बॉम्बे कुछ नहीं है। थाने में रहने वाले को आप बॉम्बे बोल दो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिकॉज उन्हें जो आदत पड़ी है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है कि बॉम्बे वाले को हम जब थाना कहते हैं तो उनको भी आदत पड़ी, तो सब अपने अपने एरिया पर सब लोग खुश है, सब अपने अपने एरिया में सब ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रही है, प्राइसिंग भी अफोर्डेबल प्राइस हो रही है। प्राइसिंग आज जो चल रही है आई मीन बहुत रैशनलाइज है और एकदम कहूँगा रॉक बॉटम प्राइस ही चल रही है। लास्ट फ्यू इयर्स प्राइस इतनी बढ़ी नहीं है, बट देन जिस हिसाब से इंफ्रा और ये सब एक बार डिलीवर होके सब दिखेगा तो डेफिनेटली बॉम्बे का मार्केट बहुत ऊंचा रहेगा। इक्वली थाना मार्केट रैशनली ऊपर जाना ही है, क्योंकि जब बॉम्बे ऊपर जाए तो प्रोपोर्शनेटली आपको थाना भी ऊपर जाना ही है। सो ओवरऑल वो रेट सब जगह ऊंचे होने ही है। अभी जैसे थाने मार्केट भी काफी एक्सटेंशन होते जा रहे हैं, थाने इटसेल्फ ग्रो कर रहा है उसके साथ। यस ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आपको लगता है कि अभी कस्टमर को घर खरीदने के लिए राइट फिट फॉर देम? थाने में ओवरऑल सभी अपने हिसाब से लोकेशन प्राइस का डिफरेंस थोड़ा रहेगा। जैसे आप ओल्ड थाना सिटी जो था वहाँ से जैसे जैसे आप थोड़े एक्सटेंडेड एरियाज में जाओगे सो प्राइस वहाँ थोड़ी थोड़ी आपको अफोर्डेबल मिलती जाएगी। सो बट ओवरऑल सभी का अपना अपना अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सबका अपना मार्केट रहने वाला है। आज यहाँ सिटी में भी एक प्राइस में भी सेल हो ही रहा है। आप यहाँ से 15 किलोमीटर आगे चले जाओ बड़ौली और अंदर और इंटीरियर में चले जाओ वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी अपने प्राइस में सेल हो रहा है। तो जिसकी जैसी बजट है, जैसी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली लोग ले भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग खाली बजट वाइज नहीं पर किसी को और ज्यादा ओपन स्पेस चाहिए, कुछ चाहिए, तो लोग लंबे भी जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेआउट थाने में आज सब टॉप नॉच बिल्डर्स सब थाना में काम कर रहे हैं। सो अच्छे अच्छे लेआउट्स आ रहे हैं थाना में, मॉल्स का हो, हॉस्पिटल्स का हो, स्कूल्स का हो, बेस्ट सब कुछ थाना में है आज। सो लोग यहाँ तक कि थाना का एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जिस हिसाब से, सो लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। माइग्रेट भी बहुत हो रहा है थाना में, आ भी रहे हैं। सो इट्स अ गुड मार्केट इन थाना रहेगा। इवन कमर्शियल मार्केट भी काफी ज्यादा बूम कर रहा है थाना मार्केट में। बहुत ज्यादा काफी सारे ऑफिसेज, आईटी पार्क्स और पैरेलली लोग इतने आ रहे हैं, सो बिजनेस भी आ रहा है, उतने लोग आ रहे हैं, उतने घर बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट, उनकी कमर्शियल स्पेस, तो वो भी सब हो रहा है नजदीक में, नियर टू होम। ऑलवेज वो ट्रैवल क्यों करना जब है तो कंपनीज भी वैसे उस प्राइस में। आप वागले स्टेट का एक पूरा एक नक्शा ही बदल गया, आप देखो तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आज से कोई 5 साल पहले आया हो और आ जाए तो पहचान नहीं पाएगा, इतने सारे कंस्ट्रक्शंस हो गए। बट वो बहुत अच्छा कंप्लीट एक सोल्यूशन मिल रहा है लोगों को कि भाई घर भी नजदीक है, ऑफिस भी है और रिक्वायरमेंट भी है, सेल भी अच्छा है और कॉर्पोरेट लेवल की बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोग भी एक अलग टेस्ट में काम कर रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग भी एक कैटेगरी की बिल्डिंग्स हो रही है, ऐसा है। सो बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है थाना का। थाने में भी सब लोग एक क्वालिटी कॉन्शियस भी हो गए। अब पहले जैसा नहीं है कि कोई आया बिल्डर लिया उसने, वो सबकी सोच बदल गई है कि अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो सेल होगा, नहीं तो आप बना लोगे वो बिकेगा ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा। सो सब ये कॉन्शियस हो गए कि काम करना है तो अच्छा ही काम करना है और अच्छा काम कर रहे हैं। टाइमली डिलीवरी तो बाय डिफॉल्ट आपको देनी है, रेरा में आप रजिस्टर्ड हो, सब है, कमिटमेंट है। सो सबको ये पता है कि टाइम में आप अच्छा काम करोगे तो आगे काम ही काम है आपके पास। सो आज की सिचुएशन में कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड है जिस हिसाब से चीजें मिल रही है, प्राइस रेंज में मिल रही है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है। साहब फडणवीस जी और डेप्यूटी सीएम जी अपने एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन उनका रहा है इसको स्ट्रीमलाइन करने में, इस प्रोसेस को वगैरह, और ये आज के हिसाब से काफी स्ट्रीमलाइन हुआ है और चीजें भी काफी बदल रही है उनके हिसाब से। एक बायर एंड से कंसर्न है, कस्टमर जब घर लेता है तो देखते हैं दो ऑप्शंस हैं, एक तो न्यू कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक उसके लिए क्या सही है? ऑब्वियसली दोनों की अपनी ब्यूटी है, पर रीडेवलपमेंट में कैसा है कि एक एरिया वाइज अभी जहां आप देख रहे हो, मैं अगर बात करूं गिरगांव की बात करूं या लोअर बरेली की बात करूं, तो वहां पे कोई लैंड बची नहीं है। सो आप सोच के बैठोगे कि मुझे इसी साइज में मुझे ऐसी कोई मिल लैंड हो या कोई ऐसी ओपन लैंड पड़ी हो जिसमें मैं जाऊंगा, तो वो अलग प्राइसिंग वाइज भी काफी बदलता है कि उसकी कॉस्ट हाई होती है। आई मीन वैकेंट लैंड आपको खरीदना तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, रीडेवलपमेंट में एक अलग वैल्यू होती है, थोड़ी सी प्राइसिंग वाइज थोड़ा है। सो उस हिसाब से
चॉइस बहुत कम मिलेगी, पर आज रीडेवलपमेंट भी टक्कर के हो रहे हैं उनके हिसाब से। आप रीडेवलपमेंट देखो तो जिस टाइप से अभी क्लस्टर्स चल रहे हैं, सो आई मीन अब 4-4, 5-5, 6-6 करके क्लस्टर्स अप्रूव हुए। आई मीन 20,000 मीटर के क्लस्टर्स हो गए। सो मिल लैंड से बड़ी बड़ी जगह है उसमें, सो उसमें सभी चीज को आपको मिल ही रही है। कहने के लिए वो रीडेवलपमेंट है, बट देन वो उससे फार बेटर बन रहा है वैसे। और वैसे भी लैंड स्कैरसिटी आप देख ही रहे हो, आगे अगर काम करना है तो आपको रीडेवलपमेंट ही बचा है बॉम्बे में, आपको लैंड बाकी कहीं बची नहीं। सो आगे की सब उसी में से आपको जनरेट होना है जो भी है। यस जी, अभी जैसे आप नंदीवर्धन जैसे हम समझ रहे हैं, यू नो स्पेसिफिकली आप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा काम करते हैं, एक्सपर्टीज रही है, राइट, थ्रू एंड थ्रू, इन आउट सारा। तो उसी सेंस में सोसाइटीज जब अपना प्रोजेक्ट देती हैं तो वो क्या ट्रस्ट पे नंदीवर्धन के साथ जुड़ते हैं फॉर रीडेवलपमेंट? सूरज, ट्रस्ट तो बेसिकली आज के ज़माने में किसी को इतना इजीली आता नहीं है, बट लोगों को जब हम अप्रोच करते हैं और जब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा काम देखते हैं ना, तब उनको वो ट्रस्ट बैठता है। अभी रीडेवलपमेंट के लिए अप्रोच, सोसाइटीज को अप्रोच करने के लिए ना काफ़ी सारे, हर डेवलपर का एक विजन होता है, लोगों को बताते हैं अपना विजन के हमारा विजन है, हम टाइमली डिलीवर करेंगे, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। हमारा विजन भी डाउन द लाइन सेम ही है, बट हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी बताते हैं। हम क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं लोगों के साथ कि तुम्हें, और कोई ओवर प्रॉमिसिंग नहीं, कोई ज़्यादा कुछ उनको एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं जो फुलफिल नहीं होगा, और जो भी नॉर्म्स के हिसाब से हम परफेक्टली दे सकते हैं और वही उनको कमिट करते हैं। एक रीडेवलपमेंट में एक आदमी एक सपने के साथ अपना घर हमें देता है। ये सपना होता है कि चलो बिल्डर को दिया तो बिल्डर हमें टाइमली डिलीवर करेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, और हम उस उम्मीद को पूरी करना चाहते हैं। इसलिए लोगों को अच्छे, और हर एक के साथ हमारा एक ट्यूनिंग बैठ जाता है, हर एक के साथ एक रिलेशन बैठ जाता है, जहाँ पे 1 to 1 हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है समझते, जरूरत है समझते हैं, तब जाके उसको हम पे ट्रस्ट आता है और फिर वो अपने घर की चाबी हमें देता है। तो यही सारे पॉइंट्स। आई मीन ओवर एंड अबव दिस राज, इन्होंने हमारी पास्ट हिस्ट्री कोई भी देखता है, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट किए, कितनी टाइमली डिलीवर किए, तो वो इट स्पीक्स इटसेल्फ। यार मैं कितना भी कहूँ, और भाई तुम रीडेवलपमेंट कर रहे हो, कितने लोग आज तुम्हारे बाहर है और कितने तुम्हारे डिस्प्यूट में, कितने चीजें, वो इम्पोर्टेंट है। जब वो प्रोफाइल जाता है, चीजें हम अप्रोच करते हैं, तो वो इतना ही देखता है भाई इनकी लिटिगेशन कितनी है, जाके खुद मिलो। हम तो यही कहते हैं, पास्ट प्रोजेक्ट है हमारे, जाओ मिलो, ऑनेस्ट व्यू जो मिलेगा। शायद नहीं मिला प्रोजेक्ट तो कहीं ना कहीं हमने गलती की हुई है, सो हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, और प्रोजेक्ट मिला तो कहीं ना कहीं हम राइट थे। सो ये कोर वैल्यू जो है हमारी, ये बिजनेस की हमारी वेरी फर्स्ट डे डिसाइडेड है कि भाई हम हमारा घर ढूंढते हुए इस बिजनेस में आए, किसी और का घर छीनना नहीं है। सो टाइमली डिलीवर करना है, किसी वो बद्दुआ लेगा तो ये घर जाने में टाइम नहीं लगेगा। सो ऑलवेज ये प्रिंसिपल सब में इनकलकेट किए हुए बच्चों में, सब में, मतलब ये ध्यान रखना, किसी ऑलवेज ये ध्यान रखना, और टाइमली देना है हमको, उतना ही काम करो जितना डिलीवर कर पाओ, कोई जरूरत नहीं है ओवर काम करने की। तो वो एक प्रिंसिपली हम लोग उस पे, और उस पे मेरा बहुत आर्ग्यूमेंट मेरी टीम से होता है एग्जीबिशन पे। मैं यंगर नेफ्यू, यश का छोटा भाई, सो ही लुक्स आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन ऑल, सो उस पे बहुत होते रहता है, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्वालिटी में ये क्यों है, वो क्यों है। सो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जैसी रेप्लिका मैंने एक बना दी है कंस्ट्रक्शन में, जो क्वालिटी चाहिए, ही अंडरस्टैंड्स मी नाउ। सो ओवर द पीरियड 5-7 years मैंने साथ में काम करके उससे समझ लिया अंकल को क्या चाहिए। सो अब मुझे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई पेन नहीं है कि चलो यार तू पूरी चीज समझना है। मैं बोलूंगा कि 1 रुपए का लाया, वो 1 रुपया 10 पैसे का ही लाता है, मतलब कोई नहीं, 10 पैसा तेरा निकल जाएगा, पर तू चीजों में कहीं कट नहीं करना है, चीजें दिखेगी, आज नहीं है 10 साल की बिल्डिंग दिखेगी ना तुझे, सामने से अप्रोच होगा, तेरा पैसा निकल जाएगा। आज शॉर्ट टर्म में मत सोचना। सो वो पकड़ के रखा है, 3 साल काम अच्छा दिया, डेफिनेटली वो आगे काम खींचेगा। और जब हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं, टाइमली डिलीवर, तो यही लोग जो जिनको हमने काम करके दिया है, वही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, वही लोग बाहर जाके लोगों को बताते हैं कि भाई ये किसी को दो ना दो, इनके ऊपर तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके काम दे सकते हो, क्योंकि ये लोग के कमिटमेंट, इनकी विजन में है कि ये ना कमिटमेंट फुलफिल करेगी, और वही जो देंगे जो उन्होंने बताया, कोई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं बताएंगे, जो फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों में जब हम अप्रोच करते हैं। हमारी 100 बातें बोलना और उनकी एक बातें काफी है। वो एक जन ने बोल दिया कि ऐसा, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो बोल रहा है बिना इंटरेस्ट के, ये वो काफी है। और मैं मेरे 25 जन को बोल के बड़ा पिक्चर बनाओ और ये करूँ, पर वो होलो है,
वो समझ जाते हैं कि समझ इसका कोई मतलब है तो बिल्डर आएगा ही, अपना प्रेजेंटेशन मजबूत देगा ही। करेक्ट एक टेनेंट को जाके पूछ लो, रीडेवलपमेंट, उसको जाके कि कैसा है भाई तेरा काम बराबर हुआ, और वो जो आता है ना उससे सब सेटिस्फाइड होकर सेटल होते हैं। सो उसी से हम चल रहे हैं कि भाई किसी को भी पीसफुली जब हैंड ओवर करते हो तो माउथ पब्लिसिटी है, वो तेरे लिए ज्यादा काम करेगी, एंड इट वर्क्स। वो वही चल रहा है हमारा। कोई एक्सपीरियंस जैसे आप शेयर कर पाओ, कस्टमर एक्सपीरियंस? कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट सेल जो हुआ था उसी बिल्डिंग में, वो भी अगेन एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। 2 प्लॉट सामने सामने थे, एक रीडेवलपमेंट वाला और एक यहाँ पे। मैं हमेशा उनको यही बताता था कि भाई अब मेरा बताया हुआ तो उनको ऐसे ही लगेगा यार बिल्डर है वो तो बताएगा ही, वो तो दिखेगा कि इधर कनेक्टेड, बट है कि नहीं। बट लेकिन जब वो लोगों को आजू बाजू के नियर विसिनिटी के लोगों को जब अप्रोच करते थे, जो हमारे रीडेवलपमेंट वाले हैं जो बाहर गए हुए हैं रेंट आउट पे हैं, जब उनको कोई कनेक्ट बैठता था उनसे, तो उनके जब पूछते थे तब वो बताते थे कि हाँ भाई ये इधर कनेक्टिविटी आने वाली है, ये फॉर श्योर है, ये डीपी प्लान में भी है, बिल्डर सही बोल रहा है, और हमें भी क्वालिटी प्रोडक्ट वो बना के दे रहा है। हम भी रेगुलर हमारा घर मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छा क्वालिटी ही वो प्रोवाइड कर रहा है, और जो उसने कमिट किया था वही वो दे रहा है। उससे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और वही चीज मेरे काम है जब मेरा फर्स्ट सेल हुआ। ये एक्सपीरियंस है। एक बंदा 4 साल से घर ढूंढ रहा था, उसको स्पेशियस फार्म चाहिए था। मेरा एक कंस्ट्रक्शन हमने मानसरोवर किया थाने में 5 गाड़ी पे। सो वहाँ पे सभी अपार्टमेंट की साइज बड़ी साइज है, वही जैसी मस्ती हमारी पहली थी टिल डेट वही है। सो उस टाइम पे भी हमने वो डिजाइन की, सभी बड़े फ्लैट उसमें, अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के लगभग बड़े बड़े फ्लैट उसमें। सो बंदा ढूंढा तो पूरे थाने में उसको कहीं वैसे फ्लैट नहीं मिले। अब रहना सिटी का बंदा है तो उसको सिटी छोड़ के ज्यादा लंबा जाना नहीं है कि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर नहीं जाना, मेरा सब कुछ काम काज यहाँ, शॉप यहाँ, बिजनेस यहाँ, सब कन्वीनियंट है, तो क्यों जाना है। वो प्रोजेक्ट लिया, पसंद आया। फर्स्ट इसमें इतनी दुआ देता है, अप्रिसिएशन लेटर ऐसा बना के उसने मुझे भेजा है। अच्छा, उसमें ऐसे लिखता है अप्रिसिएशन लेटर रीड सर लिख के मुझे ऐसे राइटिंग में लिख के देता है कि यार फैमिली इतनी दुआ देंगे, तूने जो घर दिया आने के बाद इतनी खुश है फैमिली, इतना ये है। सो मैं ये सोचता हूँ यार मेहनत हमने की, पर आज हर बंदा कहीं मिले और वो चीज अप्रिशिएट करता, जैसे फैमिली बच्चे सब। अभी आज की जनरेशन के बच्चे भी हो तो जनरली क्या होता है, नहीं हमें बाहर जाना है, हमें सिटी से बाहर बड़े लेआउट में जाना है, ये जनरल एक माइंडसेट होता है। उसमें भी उन सब लोगों ने मिलके थैंक्स के लिए घर पे आके, इसके लिए घर पे आए और थैंक्स लेटर लेके आया, और मुझे बोले कि यार सबने लिखा, रात भर सोच के मैं ऐसे लिखा। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने कुछ मांगा नहीं है, मैंने कुछ कहा नहीं है, सामने से इमोशनल मोमेंट हो जाता है, वो ऐसे ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसे अपने को लगती है कि कहीं हम राइट जा रहे हैं, या चीजें बन रही है, या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या लोगों का सेटिस्फेक्शन क्वालिटी पे है। सो बहुत मैटर करता है, वो हमें और बूस्ट करता है अच्छा काम करने के लिए। अब सोचो इसमें आप पीसफुली बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग बनाना जितना अच्छा है उतना टेंशन वाला भी है, क्योंकि एक अपार्टमेंट बना के आप हेडेक दे 200 फ्लैट डिलीवर करो, उसका अगर मेंटेनेंस अगर आपका आता है या उसको सर्विस प्रॉपर नहीं मिले तो आप बना लो, कोई लेने वाला नहीं लेगा, क्योंकि अपनी करोड़ों रुपए डालेगा तो बहुत ऑप्शंस खुले, क्यों तुम्हारे पास है। बट द ओनली थिंग कि भाई देखता है कि भाई चीजें जो हुई है, आज भी उन जूनी बिल्डिंग विजिट करके देखते, सिटी में रहते लोग देखते जहाँ भी, तो उनको पता चलता नहीं है। और ये इतना छोटा सर्कल है ना, आपको कहीं भी इजीली निकाल सकते हो कि भाई कैसा था कंस्ट्रक्शन, क्या था, कैसी क्वालिटी, तो उस पर बहुत मैटर करता है। सो वो चीज हमने पकड़ के रखी है, वो 1-2 चीजें, उससे हमारा वी आर वेरी हैप्पी कि भाई जो चीज चल रही है स्मूथली चल रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज ध्यान पे, इन्फिनिटी पूल का कांसेप्ट आप लेके थे उसकी क्या स्टोरी थी? वो भी एक अलग स्टोरी है। फैमिली सब गए थे हम लोग 2014 में सिंगापुर गए थे। तो सिंगापुर में बे मरीना, वहाँ पे स्टे लिया था। तो वहाँ पे वो पूरा नई जब जस्ट होटल लॉन्च हुई थी, और उस पे बड़ा सा पूल है, उसका तीनों विंग को कनेक्ट करके। सो देख के डिफरेंट लगा यार, किस लेवल पे लोग कंस्ट्रक्शन, वो एक है ही। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरा एक दिमाग में डेवलपर में बाहर जाता हूँ घूमने में, कम कंस्ट्रक्शन में ज्यादा ध्यान देता हूँ, किस टाइप की क्या कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बहुत अलग लेवल पे चल रहा है सब। तो वो देखा मैंने यार, ये तो तभी ये मेरा अप्रूवल पे था ये मानसरोवर का। सो स्टिल स्कोप है। मैं बोला यार ऐसा पूछे तो मतलब प्रीमियम हम सोच ही रहे तो क्यों ना ये करें। अब ये पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता था टेक्निकली, तो मतलब ये करना चाहिए। अभी तक तो कहीं ऐसे दिखे नहीं मुझे कभी, एटलीस्ट थाने में तो मुझे नहीं दिखा कहीं कि
टॉप फ्लोर पे ऐसा इतना बड़ा स्विमिंग पूल वगैरह है। सो टेक्निकली ये सब हुआ, फिर आते ही मैंने तो मैं आर्किटेक्ट पूछ रहा है मुझे, सर आप कहीं घूम के आए क्या, ये कहाँ से आया है? मतलब मैं बाहर जाता हूँ तो सीधा तेरे पास ही आता हूँ, मतलब बाहर आया कुछ दिखा तो अभी इसको हम कैसे कर सकते, करना है। बोला यार ये बहुत खर्चा होगा, ये होगा। खर्चा तो लोग देखेंगे तब देंगे, आज नहीं देंगे तो कल देंगे, देखेंगे तो देंगे ना, हम बनाएंगे नहीं खर्चा करके, मतलब मुझे बनाना है। इन शॉर्ट ठाणे में वो फर्स्ट हमने उस मानसरोवर में टॉप पे, और गुड साइज, छोटा नाम के लिए अच्छी साइज का उसका पूल हमने ऊपर रूफ टॉप पे डाला। बिलीव करो वो एक उसकी यूएसपी बन गई, और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि भाई आप कुछ नया सोचते हो, कॉस्ट हर चीज कॉस्ट से कंपेयर नहीं होती है। जब कुछ नया आप आइडियाज वगैरह करते हो तो डेफिनेटली टर्न आउट सो वेल कि वो एक चर्चा हो गई और बहुत अच्छी उसमें रिजल्ट भी है। इवन टॉलेस्ट और पे भी आपका कुछ थॉट था जब आप इसको बिल्ड कर रहे थे? थाना मैं टॉलेस्ट करना था पर हाइट रेस्ट्रिक्शन था, टॉलेस्ट हो जाता हो पर उस टाइम पे वो हाइट रेस्ट्रिक्शन था, थाने में 90 मीटर के ऊपर नहीं था। एफएसआई थी मेरे पास, पर फिर वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से मुझे बेसमेंट वगैरह जाने पड़े थे। पर एक उस टाइम पे एक बिल्डिंग हमारी बनी जो टॉलेस्ट थी उस टाइम के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए टॉलेस्ट थी, वो पहली टॉलेस्ट थी सिटी की 23 फ्लोर की। फिर बाद में तो फिर वो हाइट रेस्ट्रिक्शन निकल गया 90 मीटर का थाना में, फिर तो बहुत ही आ गया, एफएसआई बढ़ गया, बाकी चीजें आ गई, तो कंज्यूम करना यानी फिर 50-60 स्टोरी रहा। ये कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस या कस्टमर नीड को भी फुलफिल कर रहा है। जहाँ आपने मुझे बताया कि पार्किंग को बिल्ड किया हमने कमर्शियल को रिप्लेस करके, फिर अपने इंफिनिटी पूल को कहीं से आपने सोचा कि दिस शुड बी आल्सो देयर, मेरे प्रोजेक्ट में तो होना चाहिए। ये चीज तो कुछ है जो कस्टमर को भी एक लग्जरी फील देती है, कुछ अलग भी फील देती है, डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, जो भी स्टैंड आउट कर रहा है। इसमें मैंने बेस्ट लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व किया था, सिंगापुर की आर्किटेक्ट थी उसमें। सो लैंडस्केप में भी मैंने उतना ही, यानी कि हर स्पेशल चीज मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व की थी, क्योंकि मेरे लिए वो साइज ऑलमोस्ट बड़ी साइज का प्रोजेक्ट था मेरे लिए उस टाइम का। सो मेरे को बेस्ट देना ही था उसका, काफी उसकी चर्चा चली थी उस प्रोजेक्ट की उस टाइम पे। बोला यार अपने को जो कमिटमेंट है उससे बेटर ही देना है। सो वैसे बट देन जो सोचा उससे बेटर कर पाया। लोग ये कहते हैं, मैं कहूँ इसमें कोई मजा नहीं है, लोगों से आप समझो इस बारे में, मानसरोवर के बारे में, तो यू विल हैव डेफिनेटली। अनिल सर, रीडेवलपमेंट में एक और कंसेप्ट है, जैसे जब सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में देखते हैं तो क्या टाइप्स की कैटेगरीज भी कुछ होती हैं इसमें? क्या टाइप्स होते हैं रीडेवलपमेंट जब वो हैंड ओवर करते हैं बिल्डर के पास? बराबर। इसमें कैसे कि रीडेवलपमेंट में बहुत सारी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, उस हिसाब से जो भी चल रहा है कि अगर मिनिमम प्लॉट साइज एक डिफाइन की हुई है गवर्नमेंट ने। सो बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे के लिए 4000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें आप क्लस्टर में जा सकते हो, और बॉम्बे के बाहर 6000 मीटर कुछ है सबअब्स में। सो मैं इसलिए कहूँगा कि जब आपको ऑप्शन है तो छोटे प्लॉट से जब अमलगमेंट करके आप क्लस्टर करते हो या प्लॉट साइज बढ़ाते हो, तो उसमें बेनिफिट ये कि एक तो सबसे छोटे फ्लैट है तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि छोटे फ्लैट होते हैं उनके एंटाइटलमेंट एरिया बड़ा मिलता है उनको, एज ए इंसेंटिव उनके लिए ज़्यादा रखा हुआ है। सो मिनिमम एरिया आपको जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है क्लस्टर में, और वही आप जो बाकी इसमें देखोगे तो उसमें वो जो एरिया होगा वो कम मिलेगा। दूसरी बात है कि आप जब प्लॉट छोटे छोटे भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि छोटे छोटे प्लॉट बहुत है बॉम्बे में। सो आप 100, 200, 500 मीटर में क्या ही कर लोगे? 200-500 मीटर में आपकी डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पाएगी। तो आजकल ओनर भी प्रिपेयर्ड है, ओनर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए कि चलो हमको अच्छा लेआउट अगर मिलता है तो उसमें जो मुझे एरिया मिलेगा, जो मिलेगा, तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और उसका डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब अच्छे लेआउट की अच्छी बिल्डिंग होती है विद इंफ्रास्ट्रक्चर, विद गुड एमिनिटीज, उसकी वैल्यू बहुत अलग है, और एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना तो उसकी वैल्यू अलग है। अच्छा, दोनों में स्टैंड अलोन बिल्डिंग में आपको क्या है कि वो एक थ्रेट भी है, बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए तो ये क्यों लेगा, अगर उसी वैल्यू में मुझे बेटर मिला तो वो क्यों। सो वो भी एक चीज़ है। पर जब आपका इस टाइप की बिल्डिंग में कोई होता है तो 100% बिकेगा, आपका सेल भी 100% होगा, और वो अच्छा आपको वैल्यू भी देके जाएगा। सो अगर सोसाइटीज हो या डेवलपमेंट हो तो मैं यही कहूँगा कि दे शुड प्रेफर क्लस्टर वाली स्कीम उन्होंने चूज करनी चाहिए, जिसमें उनको बहुत अच्छे लेआउट्स भी मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट भी है उसमें, और ओवरऑल अच्छे लेआउट बन जाएगा उसमें, स्पेस अच्छी मिल जाएगी, आपकी पार्किंग वगैरह की भी समस्या उसी में हल हो सकती है। छोटी बिल्डिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते पार्किंग के, पोडियम फ्लोर्स वगैरह के, पॉसिबल ही नहीं होता है कि आपको जो रैंप देना है या कार लिफ्ट देनी है, सो उतनी जगह ही नहीं होती है पार्किंग में। तो उस हिसाब से जब आप क्लस्टर वगैरह जाते हो तो आप अच्छी सी पार्किंग है जो लॉन्ग टर्म काम आती है आपको, सो मेंटेनेंस
से देखो आप, बाकी पर्सपेक्टिव से देखो आपको, तो खर्चे भी कम होते हैं। सो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। तो पोडियम पार्किंग वगैरह सब चीज़ें उसमें उसी में पॉसिबल है जब आपका प्लॉट एरिया बड़ा होता है। और हाइट की फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं है कि हाइट पे रेस्ट्रिक्शन है, तो आप वर्टिकल कितना भी जा सकते हो। तो अच्छी सी प्लानिंग करके उसको अच्छी तरह से आप कंज्यूम भी कर पा सकते हो, तो अच्छी वैल्यू आपको देके जाती है। सो एक सवाल था मेरे दिमाग में, बीइंग अ डेवलपर, आप जब घर बनाते हैं, आप सारी चीज़ें ऑब्वियसली सोच के कस्टमर नीड के हिसाब से आप बिल्ड कर रहे हैं, बट आज जो एक एयर क्वालिटी, एक एयर पोल्यूशन का जो कंसर्न आया है मार्केट में, इवन इन मुंबई जो हम कह रहे हैं आया हुआ है, जो दिल्ली में तो डेफिनेटली था, या वो मुंबई की तरफ भी आ चुका है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा हुआ काफ़ी सारी जगहों पे जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है। इसको लेके बीइंग अ डेवलपर, व्हाट डू यू फील एज अ कस्टमर के लिए भी क्या पर्सपेक्टिव है और पॉसिबिलिटीज क्या हैं अभी इस हिसाब से इस माहौल में घर लेने के लिए? सूरज, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये बहुत ही सीवियर कंसर्न रहा है दिल्ली में। काफ़ी सारी बीमारियाँ, कोल्ड फ्लू वगैरह काफ़ी सारे कुछ फैल रहा है बच्चों में, छोटे बच्चों में बोलो या ओल्ड सिटीजन्स में बोलो, हर एज ग्रुप में हर एज ग्रुप में वो देखा जा ही रहा है कि ये है। और जैसे जैसे वो इंडेक्स, क्वालिटी का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। सो अच्छा, गवर्नमेंट भी इस बारे में काफ़ी कंसर्न है और काफ़ी सारे उन्होंने ना नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन लाए हुए हैं ताकि इस इंडेक्स को कंट्रोल में लाया जा सके। जैसे मैं बताऊँ, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उन्होंने गवर्नमेंट ने मैंडेटरी क्या किया हुआ है कि हर साइट पे किया हुआ का एक डिस्प्ले करना है आपको कि आपका पोल्यूशन लेवल क्या है, कैसे उसको कैसे कंट्रोल में रहा, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वार्ड ऑफिसेस। तो वो पूरा कनेक्टेड है, पूरा हर साइट की उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहाँ पे। प्लस ये जो आई मीन बाकी उन्होंने काफी सारा इन्होंने नॉर्म्स ये भी लाए हुए कि कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को कंपलसरी, तो लास्ट ईयर से काफी मैंडेटरी कर दिया, ग्रीन नेट होना जरूरी है, कवर्ड होना जरूरी है। तो उन्होंने वो, और उनको ऐसा नहीं कि रूल्स लाए और उनको सिर्फ इंपोज कर दिया, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा वो एफर्ट्स। पर अभी कंस्ट्रक्शन और ये सब चालू है, तो ये देन कंट्रोल में लाने की एक चीज है। सो ऐसे ही इस हिसाब से देखो तो चीजें आ रही है, कंट्रोल में भी आ रही है, वैसे नहीं है। और उस हिसाब से ही हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखते रखते हमने भी यही सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा, या तो फिर आप बॉम्बे और थाना छोड़ के कहीं चले जाओ बाहर और कंस्ट्रक्शन करो। सो उसके भी प्रोज और कॉन्स है भाई, कि बाहर आएगा कौन, एंड उसके भी लिमिटेशन है कि भाई आप काम यहाँ करोगे तो वहाँ रहने कौन आएगा, कितना, तो वीकेंड ऑन हो सकता है, ये हो सकता है, पर आप बाहर नहीं जा सकते हो। सो कहते कहते कि मैंने हिडन जेम थाने का है जो हमें ध्यान में आ गया, जैसे आपको ध्यान में रहेगा, तो ध्यान में आ गया कि यार मैं बोला ये तो यार हम किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जो थाने के ऐसा लोकेशन है कि स्टेशन भी आपका 2 मिनट पे स्टेशन है, नया इंफ्रा वाइज देखो तो वहां से सीधा न्यू बॉम्बे कनेक्टेड सीधा हो रहा है, फ्लाईओवर हो रहा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पूरा नया फ्लाईओवर बन रहा है, फ्रीवे को एक्सटेंड किया, फ्रीवे वहाँ नीचे आ रहा है, वहाँ से एंट्री पॉइंट हो रहा है, एग्जिट पॉइंट हो रहा है। सो मतलब यार ये तो इतना अनएक्सप्लोर्ड कैसे रह गया है कि किसी को ध्यान बेटर क्यों आया। आई मीन उसकी वजह है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की लैंड कुछ है जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उनके गवर्नमेंट के कुछ क्वार्टर्स वगैरह होते हैं सीनियर्स के लिए। सो 30-40% लैंड तो पूरी ग्रीन जोन है, जैसे कि रिजर्व्ड है पूरी। रेस्ट मैंग्रोव्स वगैरह एक तरफ, काफी मैंग्रोव्स वगैरह है, सो वैसा है एक तरफ तो, और बहुत छोटा सा है, डेंसिटी भी बहुत कम है, इंफ्रा बहुत अच्छा हो रहा है, प्रपोज किया हुआ है, अभी इंफ्रा है भी वैसे बहुत लो डेंसिटी वाला है। सो अब थाने में सिटी का एक दूसरा पार्ट मिल रहा है आपको। सो हमने उसको बहुत रिसर्च किया, ये चीज पे किसी का ध्यान नहीं है, क्यों किसी को पता नहीं। सो उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट हमने वहां पे देखा और लकीली वो एक अच्छी प्लॉट साइज मिल भी गई वहां पर। नाउ वी आर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट इन थाना ईस्ट, जो कह रहे हैं हम लोग, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। थाना ईस्ट का जो एरिया है बहुत छोटा एरिया है, वेस्ट के हिसाब से बहुत छोटा सा पोर्शन है, बट वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल है, बहुत शांत है। एक्यूआई लेवल पे भी आप कंपेयर करोगे तो आपको उसी बेटर क्वालिटी। क्योंकि देखिए जब कोई भी बायर घर खरीदता है, एज इन अगर मैं अपनी भी बात करूं तो डेफिनेटली हम अपनी फैमिली का सोचते हैं, हमारे बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो सारी चीजें भी हम ध्यान रख के आजकल कोई घर यही है डेफिनेटली। सो आई थिंक दिस इज अ हिडन जेम फॉर थाने का आई मीन बी अ गेम चेंजर। यस, इट विल बी अ गेम चेंजर। और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी काफी उस पर फोकस किया जा रहा है, सो इट विल कम अप वेरी नाइसली ऐसा।
तो जैसे वो अपन मानसरोवर की मुझे एक बात याद आई हाँ। कि मानसरोवर में हम बात कर रहे थे, तो ये कोविड के बाद की बात है ओके कि उस टाइम पे कुछ ऐसा कहाँ मार्केट जाएगा, कैसे होगा, बहुत इनसिक्योरिटी थी उस टाइम पे कि रियल एस्टेट कैसे चलेगा आगे, बूम आएगी वापस नहीं आएगी, स्लो डाउन होगा। तो वो मार्केट में आई थिंक ये 21 की है, 2021 में जब कोविड के बाद की टाइम में मेरा मानसरोवर करके प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बात करें जस्ट फिनिश हुआ था, उसी हुई थी उसकी। ओके उसी टाइम के दौरान एक कंपनी जिनकी लैंड थाना में पड़ी हुई थी, काफी अंसर से उनकी जुड़ी लैंड पड़ी हुई थी, बड़ा लेआउट था, वो वहां से पास हो रहे थे और उन्होंने वो बिल्डिंग देखी वहां से, वो ये कंस्ट्रक्शन किसका है यार, और उन्हीं के साथ कोई हमारे कॉमन फ्रेंड भी थे साथ में, यार इनको तो मैं जानता हूँ वैसे से करके। तो वहां से वो बात निकली, हुई एक इन्होंने बनाई, इनसे मिलना है यहाँ से, मैं मेरी लैंड इनको डेवलपमेंट के लिए देना चाहता हूँ। और अब बिलीव नहीं करो, कोई उसका क्लू नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई क्योंकि मुझे वो लैंड वैसे सिर्फ एक रेफरल से, वैसे क्वालिटी के हिसाब से जब हम कहते हैं ना कि हम, तो मुझे कहीं कुछ लेने जाना नहीं पड़ा, मुझे सामने से आते हुए वो कोई लैंड की ऑफर आई और एक जेवी का प्रपोजल मिला, विच इज बाय नेम मिराया वी आर डेवलपिंग नाउ एट माझीवाड़ा जंक्शन पे, विच इज 8 एकड़ की लैंड है, 7 to 8 एकड़ का लैंड पार्सल है, एकदम ब्यूटीफुल लोकेशन और बहुत अच्छी सी है। पर जब आप कहते हो कि क्वालिटी हम जब होते तो हम सामने से चीजें हो जाती है, और वैसे ये लैंड मिली और नाउ काम बात कर रहे हैं डेफिनेटली, हाँ, अप्रोच एंड एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई जहाँ मैं थाने के आउटस्कर्ट पे जाके भी एक अच्छा सा लोकेशन पे काम करूँ, वेयर वी आर कमिंग अप विद 340 स्टोरी के 3 टावर है, एक कमर्शियल टावर है और बहुत अच्छी लैंड डेवलपमेंट, क्लब हाउस वगैरह 40 to 50,000 से बड़ी साइज में सब डिजाइन किए हुए हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है। सो एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे उसके वजह से वहां मिल गई, सो वैसे हो जाता है। लवली। बैक टू रीडेवलपमेंट, जैसे आपने बात की क्लस्टर इंसेंटिव की, या तो इस पे आप कोई करंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बॉम्बे में? दिस इज डेफिनेटली, यानी वी आर मोर फोकस्ड ऑन क्लस्टर्स ओनली नाउ, क्योंकि जिस हिसाब का काम हम देख रहे हैं, इवन वी वांट टू स्केल अप थोड़ा सा भी, जिस हिसाब से we are almost 25 years we have completed Nandivaram Group, started in 2006, so it's time अब थोड़ा उसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा स्केल अप, नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन कर रही है, सब चीजें आ गए हैं, we have that setup also, people we have good experienced people are there in our team है पूरी, so from that perspective we are focusing, ये थोड़े से एक्विजिशन भी हमने किए, so like as you say क्लस्टर में हम लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट क्वालिटी एंड व्हाट एमिनिटीज एंड ऑल व्हाट वी वांट टू डिलीवर, उसके लिए स्कोप हमें उसी में मिल सकते हैं। छोटे छोटे प्लॉट की भी डेवलपमेंट हमने काफी की है, बट देन राइट नाउ आवर फोकस इज मोर ऑन टू क्लस्टर प्रोजेक्ट्स, एंड दैट वी आर कमिंग अप विद 2 projects, in one in Parel and one in Girgaon, so वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्विजिशन हो चुकी है, so we are working on that, very soon we are going to launch those projects। यस जी, आपसे एक बात करनी थी रिगार्डिंग सेल्स। जब आपने जैसे कि आपने पहला चेक उठाया था 2017 में, 17 से 25 तो ऑलमोस्ट 25 खत्म ही हो गया, 26 इज कमिंग। तो जो बायर का माइंडसेट है, जो बायर का एक थॉट प्रोसेस है, वो पहले से और अब में क्या आपने फर्क देखा है? सूरज, फर्क तो काफी कुछ बदल गया है। पहले के टाइम में जो कस्टमर एक सेंट्रिक होता था कि सिर्फ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे सेंट्रिक था कि मुझे क्या प्राइस में मिल रहा है उतना, आज वो सब मैटर नहीं करता। आज वो मैटर करता है लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, काफी दूसरे पॉइंट कस्टमर एक्सप्लोर कर रहा है। एक प्रोजेक्ट को लेके जब प्रोडक्ट देखने आता है तो वो देखता है वो इसको इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, दूसरा उसको कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है कि नहीं, डिजाइन लेआउट उसको अच्छा मिल रहा है कि नहीं, प्लस उसको प्रोजेक्ट कौन डेवलपर दे रहा है उसको, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। कौन वो डेवलपर का ब्रांड क्या है, जो ब्रांड कस्टमर के माइंड में लेके चलता है, तो वो ये नहीं देखता है कि प्रोजेक्ट को कोई लिटिगेशन तो नहीं है, सारी परमिशंस उन्होंने अचीव की। तो ये सारे पॉइंटर्स जो पहले के टाइम में कस्टमर सिर्फ एक पॉइंट पे देखता था कि डेवलपर है, बिल्डिंग बन रही है, सामने दिख रही है, काम चल रहा है, लेकिन चलो प्राइस क्या भाव में, चलो प्राइस पे नेगोशिएट करना है और उतना ही लेना है। आज वो टाइम नहीं रहा, कस्टमर हर तरीके से स्मार्ट बन गया है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट का
कर रहा है, सही बात। उसके रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं, उसको क्या उसको इम्पैक्ट उसके फाइनेंसेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, काफी सारी चीजें उसको वो मॉनिटर कर रहा है और फिर ही वो कंक्लूजन पे आता है। ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी बाकी सब चीजें को, इसके अलावा है ना, कस्टमर आज ये भी देखता है कि डेवलपर सेल सर्विस क्या दे रहा है, वो भी मायने रखता है उसके हाँ लिए। वो ज्यादा मायने रखता है। और हर डेवलपर भी आज के डेट में है ना उसके सीआरएम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर हम इन सारी चीजों को कैटर कर ही रहे हैं, हाँ मे बी यही रीजन है, वन ऑफ द रीजन है कि जो चैनल पार्टनर्स का जो रोल रहा है हाँ और जिस तरीके से वो नंदी बदन ग्रुप के साथ जुड़े हैं, Right. उस पे आपको क्या लगता है? सो जैसे मैंने बताया आपको कि हम बिजनेस पार्टनर उनको करके बुलाते, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब रही बात ट्रस्ट की कि वो हमसे क्यों जुड़ते हैं, वो ट्रस्ट इसके लिए होता है क्योंकि हम एक कॉन्फिडेंटली अपना प्रोडक्ट जो डिलीवर कर रहे हैं वो उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे आने वाला है, किस तरीके से, ताकि वो आगे अपने क्लाइंट्स को समझा पाए। उनको हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं कि ये प्रोडक्ट को लेके क्या उनको मिलने वाला है और कैसे वो लोग आगे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंटली लोगों तक पिच कर पाते हैं। तो सीपीज होते हैं जो ज्यादातर हमारे प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, उनके साथ मेरा 1-to-1 कनेक्ट रहता है, तो उनके लिए इजी पड़ जाता है कि किसी भी डेवलपर के साथ कनेक्ट रखना, 1-to-1 बात करना, क्लाइंट डील रिलेटेड बात होना। बट डील रिलेटेड हम ज्यादातर सेल वालों को ही करते हैं, बट एक कनेक्शन हम बिल्ड रखते हैं उनके साथ। तो जो सर्विसेज, एड ऑन सर्विसेज हम सीपीज को देते हैं वो भी काफी ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि कॉलर सपोर्ट देना या फिर उनके डिजिटल वगैरह जो उनको होती है, डिजिटल स्पेंड होता है तो उसके ऊपर जो लीड्स कन्वर्ट होती है तो उनके ऊपर कॉलिंग करके उनको बुलाना करना, वो सारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो चलता रहता है कंपनी में, जिससे ना सीपीज को एक पूरा एक बलून क्रिएट होता है। हाँ, एक बेटर इकोसिस्टम मिल जाता है कि यहाँ पे हर चीज डिफाइंड है और हर चीज सिस्टम से चल रही है, तो उसको भी और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं। इनके पास प्रोजेक्ट भी इन्होंने, वो लोग देखते हैं कि इन्होंने बिल्डर ने क्या क्या डिलीवर किया है, तो उससे एक ट्रस्ट बैठ जाता है और वो सही तरीके से हमसे जुड़ जाता है। अनिल जी, बात करते हैं आने वाले अगले 10 साल, व्हाट इज द विजन ऑफ नंदी बदन? ये 10 साल बहुत ही अच्छी तरह सोचा हुआ है। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट कि वैसे ही जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, सो मार्केट बहुत अच्छा ही रहना है आगे के 10 साल। एंड रियल एस्टेट में बहुत ही जिस हिसाब से इंफ्रा और सब गवर्नमेंट के सब रूल्स वगैरह चल रहे हैं, जिस हिसाब से बॉम्बे बदल रहा है, थाना बदल रहा है, तो मार्केट अच्छा ही रहना है। एंड हमारे लिए भी वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। ये 2025-26 में हमारे 25 साल कंपनी को कंप्लीट हो जाएंगे। सो हम भी सोच रहे हैं कि अभी हम लोग सब जो कहते हैं ना कि हम लोग उसमें सब गुजर चुके हैं, हर अप डाउन देख लिए और एक्सपीरियंस वाइज भी हर चीजें समझ में आने लग गई इतने सालों में। सो इट इज अ राइट टाइम फॉर अस ऑल्सो। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें और बिजनेस को स्केल अप करें। सेकेंड जनरेशन जुड़ गई है, सपोर्ट आ गए हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज सब अपना अपना काम देख रहे हैं, सेल्स वाइज, कॉन्ट्रैक्ट वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज। सो इवन सब घर के लोग सब ज्वाइन किए जनरेशन। सो मैं ये सोचा कि दिस इज द राइट टाइम कि हमने इस टाइम पे इसको और बेटर करना चाहिए और नए प्रोजेक्ट्स ले। तो अकॉर्डिंगली वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन। लास्ट ईयर हमने कुछ प्लॉट्स भी एक्वायर किए उस हिसाब से, और नए प्रोजेक्ट्स हम लोग साउथ बॉम्बे में भी नए 3 प्रोजेक्ट अगले साल लॉन्च कर रहे हैं, थाने में नए 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और भी एक्विजिशन चालू है। और देख ही रहे कि इसको और कितना बेटर बना सके और कितनी बेटर सर्विस दे सके, क्वालिटी वाइज और कितना इम्प्रूव कर सके, एमिनिटीज वाइज और बेटर क्या हम दे सके, सर्विस वाइज हम लोग कितनी बेटर अपनी कंपनी और बेटर बना सके। सो अकॉर्डिंगली हमारा एक पूरा थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर एक स्पेशल प्लान के साथ हमारी उस पर डिस्कशन भी चलती है ऑफिस में, और काफ़ी मीटिंग्स, और हम लोग उसके लिए आउटसोर्स ट्रेनिंग जहाँ कुछ है तो उसको हम लोग टीम को भी ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम खुद भी और भी सीख रहे हैं कि कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस देखे कहाँ और बेटर करना चाहिए। उसमें वो सीख रहे हैं हम भी आगे भी। तो उसके बाद भी चीज़ें ध्यान में आ रही है, कहाँ कहाँ कुछ चीज़ें है, तो उस वहाँ भी फोकस करके चीज़ें बदल रही है। और अकॉर्डिंगली हम लोग एक कहते हैं ना कि एक कंपनी को एक अलग लेवल पे लेके जाने का चल रहा है कि उसको उस हिसाब से कंपनी को बेटर बनाए
नाम सुन के ही लोगों लगे कि भाई बस काफ़ी है, नाम काफ़ी, इनका प्रोडक्ट है तो काफ़ी है। बिकॉज आज अब के बाद जिस हिसाब से कंपटीशन चल रही है, अगर देखो आप अच्छे भी हो तो जल्दी लोगों को पता चल जाए, बुरे भी हो तो भी बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो आपको अच्छा ही करना है, आप आपका बेस्ट देना चालू कर दो। सो बेचना, क्योंकि बनाना इज बहुत इजी है, बनाने वाले सोल्जर मिलेंगे। जो बेचना जानता है, जो बेच सके, वही वो सस्टेन कर पाएगा। और बेचना इज डिफिकल्ट है, उसके लिए मार्केटिंग का हो, ये का हो, बहुत सारा बड़ा खर्चा करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिकते, ये भी चीजें होती है। बट अगर आपका नाम अच्छा है, राइट टाइम डिलीवर कर रहे हो, चीजें अच्छी दे रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में रह सकते हो। मार्केट अच्छा ही रहना है और चलने वाला ही है। सो उस हिसाब से नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारा ऐसा है कि वी हैव आइकॉनिक बिल्डिंग्स को डिजाइन की हमने, और इंटरनेशनल आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे लैंडमार्क लोकेशन हमने अभी फाइनल किए हुए जो जल्दी लॉन्च होंगे, पर उसमें हर तरीके से अच्छे कंसल्टेंट्स हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, और अच्छी डिजाइन, लाइटिंग, ये वो, उस हिसाब से हमारा पूरा प्लान है कि अब अभी जो भी बिल्डिंग हो ना आइकॉनिक हो, यानी अपने नाम से उस एरिया की वो बेस्ट हो, वैसे एफर्ट्स ले रहे हैं। और वी आर ट्राइंग कि हम अपने आप को वैसे इक्विप करें कि वैसा हम डिलीवर कर सकें। सो वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जो बायर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेंगे। जब अपना घर देख रहे हैं, चाहे हमने थाना मार्केट के बारे में डिस्कस किया या हमने साउथ मुंबई के बारे में डिस्कस किया, स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट में हमने अच्छी खासी डिस्कशन की। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी, सोसाइटीज को हेल्प होगी कि उनके लिए राइट पार्टनर कौन हो सकते हैं जहाँ जब वो रीडेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज जो हमने डिस्कस की, इंसेंटिव क्लस्टर हमने बात की, कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी को भी नहीं पता होती हैं, राइट, वो चीजों को हमने आज थोड़ा एक पर्दा हटाया जिससे उनको थोड़ा और समझ आएगा। It was very insightful for me, also very insightful to learn all those things. Redevelopment मैंने भी नहीं सुनी थी। इधर साइड हो, सीखना ही होता है, because every day is a learning, right? तो ये जो देख भी रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा ही डेफिनेटली। और एक तो सस्पेंस आपने रखा ही था, हिडन जेम वाला, वो भी एक जो देख रहे हैं पूरा पॉडकास्ट जिसने हमने इसके भाव बढ़ा दिए, हिडन जेम सबको पता चल गया, अब खुल गया, नॉट हिडन जेम, आई थिंक खुल गया उस तरीके से विजन रहा। Yes. But again, thank you so much, thank you sir and sir for coming to this podcast. I'm very glad. Thank you so much. Thank you Raj. थैंक यू। आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में नहीं थी, एक माइंडसेट के बारे में थी। रीडेवलपमेंट, लग्जरी, इनोवेशन, जब इंटेंशन बहुत क्लियर होता है तो आउटपुट अपने आप आइकॉनिक बन जाता है। Thank you Anil sir and Yash ji for joining us on this podcast on Behind the Bricks. And now, for the moment you've all been waiting for. Begin to cut.